दोस्तों, कुछ दोष की चर्चा के बाद मैं उसका थोड़ा और विस्तार करना चाहूँगा, क्योंकि मंगल दोष जो हम कहते हैं कि मंगल के कारण हो रहा है, तो अन्य ग्रह जो हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए राहु, उसका दोष क्यों नहीं। मंगल का तो नाम ही मंगल है, वह हमेशा अमंगल नहीं कर सकता है, लेकिन राहु तो अमंगल ही करता है। बहुत कम समय में, बहुत कम समय और बहुत विशेष स्थिति में ही राहु द्वारा जातक को शुभ फल मिलता है। तो इसीलिए मंगली दोष के संदर्भ में थोड़ा राहु पर भी चर्चा कर लें, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगा कि जो मंगल को लेकर के हो रहा है, इतना हो हंगामा और भय पैदा किया जा रहा है, राहु अगर हो तो क्या करेगा। अब अगर राहु को लग्न में रख देते हैं, उसी सिद्धांत से जिससे मंगल दोष को चले थे, उसी से चलते हैं, तो राहु अगर लग्न में होगा तो पंचम, सप्तम और नवम स्थान पर में अपना दृष्टि डालेगा। अगर उसकी 12वीं दृष्टि को ले, जो पराशर होड़ा के कुछ संस्करणों में दिया है, तो दूसरे पर भी डालेगा। तो ऐसी स्थिति में वह जातक की संतान की क्षमता को, उसके पति पत्नी के आयु को, क्योंकि 9वें घर को भी देखेगा तो वह पति पत्नी का आयु भी हो जाता है भवात भावम के सिद्धांत से अष्टम होकर के। तो यह और ज़्यादा खतरनाक है, मंगल के अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसको दूसरे घर में रख देते हैं तो वह अष्टम स्थान पर में नज़र डालेगा, अष्टम पे डालेगा और दसम पर डालेगा। तो अष्टम को तो कर ही दिया, जिसे मांगल्य सुख कहते हैं या जिसे सुहाग सुख कहते हैं, वह तो खत्म हो गया। और पति पत्नी के लिए जो भोग स्थान है छठा, उस पर में पंचम दृष्टि से पति पत्नी का भोग ही खत्म कर दिया। अगर राहु को आगे बढ़ा के तीसरे स्थान में ले जाते हैं तो फिर वह सीधे सप्तम घर को देखेगा, नवम घर को देखेगा और 11वें घर को देखेगा। तो पति या पत्नी का स्वास्थ्य, आयु, संतान उत्पन्न करने की क्षमता सब पर में प्रभाव डाल देगा। तो राहु दोष कहा जाए इसे। चौथे में रख दें तो फिर यह जो है अष्टम घर को नुकसान पहुंचाएगा, 12वें घर भोग को पहुंचाएगा, सुहाग सुख को पहुंचाएगा, और दसम घर जो पति या पत्नी की माँ है उसके लिए अनिष्टकारी हो जाएगा। इस तरह से हम देखते चलें तो पता चलता है कि मंगल से ज्यादा विनाशकारी प्रभाव तो राहु का होता है। फिर राहु दोष की क्यों बात नहीं हुई और राहु के शांत की बात क्यों नहीं हुई। कारण स्पष्ट है कि कर्मकांड के लिए राहु नाम ही बड़ा भयानक है। राहु है तो राहु का शांति जरूरी है। घर में कहाँ है उसको तो भूलिए, अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी आ रहा है तो तुरंत बात होने लगती है कि राहु का जाप कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो राहु के नाम पर में तो कमाई चल ही रही थी, लेकिन मंगल के नाम पे बाजार नहीं खुला था। तो मंगल दोष बना करके उस बाजार को खोला गया कर्मकांड के लिए, क्योंकि राहु के नाम पर में तो वैसे ही चल रहा था, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर राहु दोष कर देते मंगल दोष की जगह तो फिर बस एक ही बात होती कि राहु शांत करा लिया, अब कुछ नहीं है। तो यह कर्मकांड के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए राहु से हटके मंगल को किया गया। फिर कहते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, तो पंचम घर में अगर शनि हो तो नुकसान कर देगा पति या पत्नी के आयु को। अष्टम घर में हो तो सुहाग सुख ही खत्म कर देगा, वैवाहिक सुख ही खत्म कर देगा। तो ये जो इस तरह की बात हुई है वह मैं इसलिए इस विस्तार पे आया हूं मंगल दोष के बाद, कि लोग समझें कि मंगल दोष के पीछे असली राज क्या है। क्योंकि अगर स्थानों के हिसाब से देखें
और वैसे भी देखें तो राहु को मंगल से ज्यादा अशुभ मानते हैं, ज्यादा विनाशकारी मानते हैं। राहु मैंने आपको दिखाया कि कई जगह पे उसको रखते चलिए, वो फिर वही चीज कर देगा। लेकिन राहु दोष नहीं लिया गया, क्योंकि राहु की शांति चल रही थी। शनि को भी भय के माहौल में लपेटा गया था। लेकिन मंगल चूंकि शक्ति का ग्रह है, खून को भी, रक्त को भी प्रतिनिधित्व करता है लाल रंग से होकर के, वैसे रक्त का प्रतिनिधित्व चंद्र भी करता है। तो मंगल को लाना था इसमें, कर्मकांड के लपेटे में, इसीलिए मंगल दोष बनाया गया। वरना राहु का दोष तो ज्यादा खतरनाक है। अब जैसे गुरु चांडाल योग ले लेते हैं, अगर गुरु राहु के साथ है तो अगर मंगल राहु से ज्यादा खतरनाक लगता है, जिसके कारण आपने मंगल दोष बनाया, तो फिर मंगल और गुरु के मेल को भी कीजिए, वह भी जीव पर में सीधा प्रभाव डालेगा। सप्तम घर में अगर राहु हो तो वह भी तो पति या पत्नी के आयु को खत्म करेगा। 10वें घर में हो तो पंचम दृष्टि से कर देगा, दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये चीज समझने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोग डरे रहते हैं, ज्योतिष को नहीं समझते हैं, और ये कर्मकांड वाले पंडित जी, इनको केवल यही पूछ दे कि यह मुहूर्त आपने शुभ बताया, उसका कारण बताओ कि यह मुहूर्त शुभ क्यों हो गया, वो नहीं बता पाएंगे। लिखेंगे पंचांग में लिखा हुआ है, उसके अच्छे विलक्षण नाम सब दिए गए हैं। जैसे आत्मनिर्भर का अर्थ होता है बेरोजगारी, वैसे ही सुंदर सुंदर नाम दिए गए हैं। यह सब कुछ आखिर में घूम कहाँ रहा है? कर्मकांड के चारों। ज्योतिष की किताबों में अगर बृहत्पराशर होराशास्त्र को देखें तो उसके दूसरे भाग का बहुत बड़ा हिस्सा दोष और कर्मकांड के, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, ये दोष है, वो दोष है, पितृ दोष है, मातृ दोष है, संतान दोष है, सर्प दोष है, क्या क्या करके ये। लेकिन जो शुद्ध सात्विक ज्योतिष है उसमें इन चीजों को, कर्मकांड को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो कर्मकांड इसमें घुस करके आया, काल सर्प दोष भी बनाया, मंगली दोष भी बनाया, कुछ दोष, और ये चलता रहा। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आम पब्लिक जबरदस्ती भय से व्याप्त रहती है, क्योंकि आयु तो पूर्व निर्धारित है अपने कर्मों से, वह कहाँ ये मिटने वाला है। ज्योतिष के ग्रंथों ने ही 3 विभाग किए हैं, अल्पायु, मध्यमायु, दीर्घायु। तो इन मंगली फंगली दोषों को देखने के बजाय तो पहले ये देखिए कि जातक अल्पायु है, मध्यमायु है, दीर्घायु है, उसकी गणना कीजिए। दसियों गणना के सिद्धांत हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि कौन सा गणना किस पर लगेगा। अब कर्मकांड वाले उतना तो पढ़े नहीं है ज्योतिष, उनको तो कर्मकांड करना है। कर्मकांड से अगर वो किसी को कहेंगे कि आपकी हम आयु बढ़ा देंगे, आप अल्पायु हो, आप ये जग कर लीजिए, आप दीर्घायु हो जाओगे, तो शायद उनका निरादर भी हो जाए, लोग हंसे भी। तो बड़ी ही चालाकी से मंगली दोष का इजाद हुआ है, कुछ दोष, और लोगों को जो नहीं समझते हैं ज्योतिष, उनके मन में भय भर करके, एक मानसिक भय, मन में एक तरह का डर डाल करके अपना काम करने की बात हुई है।
और यही मैं कहना चाहता था कि मंगल दोष को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने विस्तार करके इसे राहु के परिप्रेक्ष्य में बताया। आशा है कि बातें और ज्यादा स्पष्ट हुई होगी और आप लोग इस पर मैं चर्चा करेंगे, लोगों को भय मुक्त करेंगे, खुद भय मुक्त रहेंगे और इस पर मैं अधिक से अधिक विमर्श करेंगे। अनेकों कुंडली ढूंढिए, मिलेगा आपको। पति पत्नी दोनों में से एक ही मंगली है, दूसरा नहीं है, लेकिन घर परिवार बहुत सुंदर चल रहा है, आप दंग रह जाइएगा। तो ये वो सब शादियां हुई हैं जिस परिवार में इन बातों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। धन्यवाद।